चलिए बाबा, आज हम करने वाले हैं अपना रिवीजन ऑफ द चैप्टर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। सर एक लिंकिंग दीजिए बाबा, लिंकिंग ले लीजिए। हमने स्टार्ट किया सीखना गुड्स एंड सर्विस से। सर अगर गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंट्रा स्टेट होगा या इंटर स्टेट होगा। यस सर, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट में जब हम डिटरमाइन करते हैं कि इंट्रा है या इंटर है, तो हमें चाहिए लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां आता है लिंकिंग। सर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई आप डिटरमाइन करते हो बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 10, section number 11, section number 12 and section number 13। place of supply with respect to goods section number 10 and 11 से डिटरमाइन करते हो। 12 and 13 आपको हेल्प करेगा place of supply with respect to services डिटरमाइन करने के लिए। चलिए समझते हैं सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 11 सेक्शन नंबर 11 ए बोलता है कि अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, हमेशा याद रखिएगा, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 गुड्स के लिए बोलता है सर अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मामला नहीं है, उनको छोड़ के सारे केसेस सप्लाई ऑफ गुड्स का सेक्शन नंबर 10 में आता है। सेक्शन नंबर 10 में सेक्शन नंबर 10(1) है एंड सेक्शन नंबर 10(2) है। सेक्शन नंबर 10(1) बोलता है सेक्शन नंबर 10(1) ए बी सी डी ई है। सेक्शन नंबर 10(1) ए बोलता है अगर सप्लाई में आपने जो सप्लाई किया है उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट चाहे सप्लायर कर रहा हो, रिसिपिएंट कर रहा हो, चाहे एनी अदर पर्सन कर रहा हो, जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगा वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट वो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर बिल टू शिप टू का मामला है, बिल टू शिप टू में हमेशा सेक्शन नंबर 10(1) बी बोलता है कि सर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पार्टी एक्सक्यूज मी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेक्शन नंबर 10(1) सी बोलता है अगर सर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको हमेशा लेना है लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब गुड्स का डिलीवरी हो रहा था, मतलब समझ लीजिए आपके गुड्स फैक्ट्री में लगे हुए थे, वैसे के वैसे ही आपने भेज दिए, जहां थे वहीं के वहीं। तो जहां गुड्स थे एट द टाइम जब आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर किया वो हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर असेंबली और इंस्टॉलेशन का मामला है तो सर सेक्शन नंबर 10(1) डी बोलता है जहां असेंबल किए, जहां इंस्टॉल किए वो हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। सर सेक्शन नंबर 10(1) ई बोलता है सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड, सॉरी सेक्शन नंबर 10(1) ई बोलता है गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड, जहां गुड्स को ऑन बोर्ड लिया गया वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ वेयर दे आर टेकन ऑन बोर्ड। सेक्शन नंबर 10(2) बोलता है कि सर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो गवर्नमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का मैनर प्रेस्क्राइब कर देगी, बट सेक्शन नंबर 10(2) का पावर अभी तक यूज नहीं किया गया है। मैंने आपको बोला प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 बोलता है इंपोर्ट का केस में इंपोर्टर, इंपोर्टर का लोकेशन। सेक्शन नंबर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा इंपोर्टर का लोकेशन। सर सेक्शन नंबर 11 बी बोलता है एक्सपोर्ट का केस में लोकेशन आउटसाइड इंडिया। उसके बाद सेक्शन नंबर 10(1) आया, सेक्शन नंबर 10(1) ए बी सी डी ई। सर अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स, बिल टू शिप टू के मामले में बिल टू शिप टू में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पार्टी। मूवमेंट अगर इन्वॉल्व नहीं है तो सर इस केस में जहां आपने डिलीवरी दे दिया, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। सर अगर इंस्टॉलेशन और असेंबली का मामला है, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ई गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड है तो सर वेयर दे आर टेकन ऑन बोर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 12 एंड 13 प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई में हम आईजीएसटी का सेक्शन ही सीखते हैं। सेक्शन नंबर 10, 11, 12, 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट ही है, ठीक है सर। सेक्शन नंबर 12 कब एप्लीकेबल होता है? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है। सेक्शन नंबर 13 एप्लीकेबल होता है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एनी वन इज आउटसाइड इंडिया, तो सेक्शन नंबर 13 लगेगा। सेक्शन नंबर 12 में आ जाइए। सेक्शन नंबर 12 हेल्प्स यू टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज। सेक्शन नंबर 12 1 बोलता है अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर
और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड दोनों, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, तो सेक्शन नंबर 12 एप्लीकेबल होगा। सेक्शन नंबर 12(2) जनरल रूल है, रेसिडुअल रूल, जो बोलता है अगर आपने सर्विसेज दिए हैं रजिस्टर्ड पर्सन को तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन होगा। अगर वो बंदा अनरजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। आपके पास उसका एड्रेस नहीं है, आप हो यहां, उसको भी यही मानते हुए प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगा। अगर आपने सर्विसेज दिए हैं इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 12(3) बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस, फंक्शन एट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई कर रहा है, या एंसिलरी सर्विसेज टू डायरेक्टली इन रिलेशन टू डायरेक्टली जो आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस दिया है, लॉजिंग अकोमोडेशन या फंक्शन एट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस रिलेटेड अगर कोई एंसिलरी सर्विस भी है, हमेशा याद रखिएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर सर्विस होता है, लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट और वेसल होता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। बोट और वेसल बेसिकली वो केरला हाउस बोट के लिए बोला गया है। केरला हाउस बोट केरला के वाटर्स में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई केरला बनता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सप्लायर रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लिया जाएगा। सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मल्टीपल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में है, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग किया है एक प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी मल्टीपल स्टेट्स में है, तो सर याद रखिएगा प्लेस ऑफ सप्लाई मल्टीपल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में होगा। सप्लाई ऐसे माना जाएगा कि आपने सारे स्टेट्स में दिया है, और सर प्लेस ऑफ सप्लाई जिस स्टेट में बेसिकली आपने दिया है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब यहां पे सर वैल्यू का अपोर्शनमेंट कैसे किया जाएगा, उन्होंने बोला अगर आपने वैल्यू ऑफ सर्विस सेपरेटली कलेक्ट किया तो सेपरेट प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सेपरेट वैल्यू हो गया। अगर आपने सेपरेटली कलेक्ट नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखा जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रूल नंबर 4 लगाइएगा। रूल नंबर 4 बोलता है अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस दिया है और वैल्यू अपोर्शनमेंट करना है तो एज पर नंबर ऑफ नाइट्स के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, या एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, या फिर डिक्लेरेशन बाय द सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए इन प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ नाइट्स, एरिया और ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। सेक्शन नंबर 12(4) बोलता है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज अगर हो रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस मतलब RCB failed pathetically। R मतलब रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, C मतलब कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, B मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट, F मतलब फूड एंड बेवरेजेस का सर्विसेज, F मतलब फिटनेस सर्विसेज, R मतलब रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, C मतलब कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, B मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट, F मतलब फिटनेस सर्विस, P मतलब पर्सनल ग्रूमिंग एंड H मतलब हेल्थ सर्विसेज अगर दिए जा रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में जहां परफॉर्मेंस किया गया पुप becomes the place of supply। सेक्शन नंबर 12(5) बोल रहा है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। अगर आप किसी को ट्रेनिंग का सर्विसेज दे रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जहां आपने पुप किया परफॉर्मेंस प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बनेगा, मतलब प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 6 बोलता है एडमिशन टू एन इवेंट या पार्क का अगर सर्विसेज दे रहे हो, आप एंट्री टिकट वगैरह बेच रहे हो एक इवेंट या पार्क का, तो जहां प्लेस ऑफ इवेंट, जहां इवेंट हो रहा है या जहां पार्क लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेक्शन नंबर 12(1) मैंने आपको पढ़ाया। सेक्शन नंबर 12(1) क्या बोला, लोकेशन ऑफ सप्लायर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, सेक्शन नंबर 12 एप्लीकेबल होगा। सेक्शन नंबर 12(2) जनरल रूल, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन या फिर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड या लोकेशन ऑफ सप्लायर, इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लेस ऑफ द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस पुप। सेक्शन नंबर 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन या फिर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। एडमिशन टू और इवेंट ए पार्क, एडमिशन सर्विसेज अगर है, एडमिशन मतलब एंट्री टिकट वगैरह अगर बेच रहे हो तो प्लेस ऑफ इवेंट या पार्क प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट, मैंने अगर किसी के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया, रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ इवेंट लिया जाएगा। सर अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, मैंने आपका शादी ऑर्गेनाइज किया, शादी आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। सर अगर इवेंट मल्टीपल स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, हमेशा याद रखिएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई
प्लेस ऑफ सप्लाई मल्टीपल स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में होगा। वैल्यू अगर आपने सेपरेट सेपरेट कलेक्ट किया है तो सेपरेट सेपरेट वैल्यू का सेपरेट सेपरेट प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। लेकिन अगर आपने सेपरेट अमाउंट कलेक्ट नहीं किया, कलेक्टिव अमाउंट लिया है, तो वो बोल रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए वैल्यू को। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो गैप लगाइए। समझ लीजिए मैंने यस नालायक की शादी फिक्स कर दी और यस नालायक ने अपनी शादी फिक्स करवा ली और मुझे बोला कि सर आप मेरी शादी का इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए। 2 दिन का इवेंट होगा दिल्ली में, 3 दिन का इवेंट बंगाल में होगा और उसने मुझे 5 लाख दिया, तो 2:3 के रेशियो में वैल्यू को अपोर्शन कर देंगे। अप्लाई जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 12(8) बोला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की अगर सर्विसेज दे रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, जहां से उठाया पिकअप लोकेशन, जहां बेसिकली हैंडओवर किया वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर समझ लीजिए इंडिगो एयरलाइन दे रहा है, कोई भी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, रोड के थ्रू, रेल के थ्रू, बस के थ्रू, तो सर रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन, जहां से कूदा अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई। और प्लेस ऑफ राइट टू पैसेज अगर है, राइट टू पैसेज के केस में हमेशा याद रखिएगा मेट्रो कार्ड एक राइट टू पैसेज होता है। राइट टू पैसेज के केस में हमेशा जनरल रूल अप्लाई होता है। और इधर बोला गया है अगर समझ लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और वापस आ रहे हो, वो 2 अलग अलग जर्नी है, ठीक है। अलग अलग जर्नी का अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। समझ लीजिए आप यहां से गए हैदराबाद में स्टॉप ओवर हुआ और हैदराबाद से फिर असम गए, उसी फ्लाइट में गए, लेकिन समझ लीजिए स्टॉप ओवर हुआ, आप निकले फ्लाइट से, वापस चढ़े, इसको बोलते हैं स्टॉप ओवर और ये कंटिन्यूअस जर्नी नहीं है। कंटिन्यूअस जर्नी का केस में हमेशा याद रखिएगा सर जहां से कूदे वो प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ लीजिए आप उतर गए और फिर से कूदे फ्लाइट में, तो 2 प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया इधर। हमेशा याद रखिएगा अगर आप जा रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई। अनरजिस्टर्ड पर्सन जहां से वो कूदा वो प्लेस ऑफ सप्लाई। कूदा फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी, कंटिन्यूअस जर्नी वो होता है जिसमें कोई स्टॉप ओवर नहीं है बीच में। अगर स्टॉप ओवर आ गया तो 2 प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है, याद रखिएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विसेज दिया जा रहा है, सप्लायर भी इंडिया में, रिसिपिएंट भी इंडिया में, लेकिन गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है, तो एक एक्सेप्शन इधर कर्व आउट किया गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स बनेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 12(10) बोलता है ऑन बोर्ड सर्विसेज। ऑन बोर्ड सर्विसेज मतलब प्लेन, ट्रेन वगैरह में अगर ऑन बोर्ड आपको कोई सर्विसेज दिया गया तो फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट, जहां से प्लेन पहली बार छूटा, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट फॉर दैट जर्नी, उसको लिया जाएगा एज प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद सेक्शन नंबर 12(11) बोलता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज अगर दिया जा रहा है थ्रू फिक्स लाइन, सर्किट, डिश वगैरह, जहां वो फिक्स लाइन, सर्किट, डिश वगैरह लगा हुआ है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर पोस्टपेड मोबाइल के थ्रू दिया जा रहा है तो बिलिंग एड्रेस लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। प्रीपेड मोबाइल के थ्रू अगर दिया जा रहा है तो सर अगर समझ लीजिए कंपनी ने रीसेलर को बेचा और रीसेलर ने आपको बेचा, तो जब कंपनी रीसेलर को बेच रही है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई एड्रेस ऑफ द एजेंट या रीसेलर है। वो अगर आपको बेच रहा है सर बेसिकली कंपनी के थ्रू फाइनल सब्सक्राइबर को या एजेंट के थ्रू अगर फाइनल सब्सक्राइबर को बेचा जा रहा है, जहां वो प्रीपेमेंट रिसीव हुआ या वाउचर बेचा गया, वो प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर प्रीपेड मोबाइल रिलेटेड रिचार्ज वगैरह का सर्विसेज दिया जा रहा है इंटरनेट के थ्रू, तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा। उसके बाद नेट बैंकिंग के थ्रू बेसिकली आपने पेमेंट किया, ऑनलाइन रिचार्ज वगैरह हुआ, तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एनी अदर केस में एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा फिक्स लाइन सर्किट के थ्रू, फिक्स लाइन सर्किट डिस्क वगैरह के थ्रू अगर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दिया जाता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है जहां वो फिक्स लाइन सर्किट डिश वगैरह लगा होता है। समझ लीजिए एक सर्किट इंस्टॉल किया है बीएसएनएल ने और सर्किट 2 स्टेट में लगाया है, तो जितने पॉइंट एक स्टेट में है, समझ लीजिए मैंने दिया बीएसएनएल को 1 लाख रुपए और उन्होंने क्या किया, कर्नाटका से लेके दिल्ली तक एक फिक्स लाइन मतलब समझ लीजिए एक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक लाइन बैठा दिया, 2 सर्किट लगा दिए, तो 1:1 के रेशियो में वैल्यू को अपोर्शन कर दिया जाएगा। ये बोल रहे हैं अगर आपने सर्किट इंस्टॉल करवा लिया इन ग्रेटर देन 1 स्टेट और यूटी, तो सर जो सप्लायर था उसको समझ लीजिए एक कंसोलिडेटेड अमाउंट मिला है, तो वैल्यू को अपोर्शन कैसे करेगा सर,
इन प्रोपोर्शन टू वैल्यू कलेक्टेड सेपरेटली और इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर रूल नंबर 6 लगाएगा। रूल नंबर 6 बोलता है इन प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ पॉइंट लाइंग इन द स्टेट और यूटी। समझ लीजिए कर्नाटका से दिल्ली के बीच में कनेक्टिविटी हुआ है, 2 सर्किट इंस्टॉल्ड है, कर्नाटका में 2 और दिल्ली में 1, तो 2:1 के रेशियो में वैल्यू को अपोर्शन कर दिया जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 12 बात करता है फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा। अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड उनके पास आपका नहीं है, मैं हूं यहां, आप हो यहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। सेक्शन नंबर 13 इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करता है। अगर इंश्योरेंस सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 आता है एडवर्टाइजमेंट सर्विस अगर दिया जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज बेसिकली मेंट फॉर द स्टेट्स और यूटी, स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज मेंट फॉर द स्टेट्स और यूटी। इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया है गवर्नमेंट को तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन एवरी स्टेट्स और यूटी और वैल्यू अपॉर्शनमेंट किया जाएगा अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ in state or UT in respect of every state or UT in terms of contract और as per rule number 3। रूल नंबर 3 बोलता है अगर आपने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दिया है गवर्नमेंट को और एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया है न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन में, जितना गवर्नमेंट ने आपको दिया उतना आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। अगर गवर्नमेंट ने आपको एक स्टेट के लिए 10 लाख, दूसरे स्टेट के लिए 20 लाख दिया है तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई उस स्टेट के लिए 10 लाख है, दूसरे स्टेट के लिए 20 लाख है। अमाउंट पेएबल बाय द गवर्नमेंट, आपने एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया गवर्नमेंट को प्रिंटेड मटेरियल में तो जितना आपको गवर्नमेंट ने दिया उतना आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आपने होर्डिंग्स अदर देन ट्रेन्स वाला होर्डिंग्स में अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज दिया है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस आपने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, तो उस केस में जो आपको गवर्नमेंट ने दिया है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। गवर्नमेंट ने आपको बोला ट्रेन में एडवर्टाइजमेंट कर दे तो आपको याद रखना है जितना आपको पैसा गवर्नमेंट दे रही है उसको अपोर्शन कर देना, क्योंकि ट्रेन बहुत सारे स्टेट से जा रहे होंगे, जितना रेलवे ट्रैक हर एक स्टेट में फॉल हो रहा है उस रेशियो में उस अमाउंट पेएबल को अपोर्शन करके सर अकॉर्डिंगली आपको बिलिंग करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने समझ लीजिए आपको दिया 10,000 रुपए और आपने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज कर दिया, वो रेलवे ट्रैक समझ लीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 10,000 किलोमीटर का है, होता नहीं है फिर भी आप समझ लीजिए 10,000 किलोमीटर का है, तो सर अगर समझ लीजिए कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में 2000 किलोमीटर आ रहे हैं तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 2000 बनेगा विद रेस्पेक्ट टू कश्मीर। आपको याद रखना है रेशियो जो आपको गवर्नमेंट पैसा दे रहा है उसको आपको डिवाइड कर देना है स्टेट्स के अमॉन्ग इन द रेशियो ऑफ द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक का रेशियो आपको, रेलवे ट्रैक का लेंथ आपको मिल जाएगा ऑन indianrail.gov.in। उसके बाद यूटिलिटी बिल में अगर आपको गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट करने बोला है तो जितना गवर्नमेंट आपको दे रहा है वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। गवर्नमेंट ने आपको बोला रेलवे टिकट में एडवर्टाइजमेंट कर दे तो आपको जो भी गवर्नमेंट पैसा दे रहा है उसको अपोर्शन कर देना है इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन। जो स्टेट में आपको गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट करने बोला है रेलवे टिकट के पीछे, तो बेसिकली उस स्टेट का आपको रेलवे स्टेशन का नंबर लेना है और अकॉर्डिंगली जो अमाउंट पेएबल है उसको अपोर्शन कर देना है। गवर्नमेंट ने आपको बोला कि सर रेडियो स्टेशन में आप एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, मैं एक रेडियो स्टेशन हूं, मैंने जो भी अमाउंट चार्ज किया गवर्नमेंट से वो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला टेलीविजन चैनल को कि सर एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, तो टेलीविजन चैनल अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो रेशियो क्या रेशियो लिया जाएगा फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ द वैल्यू, व्यूअरशिप डिटेल्स, व्यूअरशिप फिगर्स लिया जाएगा एज पर द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, और आपको लेना है लास्ट क्वार्टर का लास्ट वीक का जो पब्लिसाइज फिगर था वो लेना पड़ेगा व्यूअरशिप फिगर। उसके बाद अगर मैं सिनेमा हॉल हूं और सिनेमा हॉल को गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं तो जो अमाउंट पैसे दिए गवर्नमेंट ने वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा बाय मी टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने मुझे इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट करने दिया है तो पहला बात आपको याद रखना है कि सर्विस विल बी डीम्ड, एडवर्टाइजमेंट सर्विस विल बी डीम्ड टू बी प्रोवाइडेड अक्रॉस इंडिया, और आपको वैल्यू को कैसे अपॉर्शनमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर गिवन बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखना अगर गवर्नमेंट ने मुझे बोला इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट कर दे, मैंने अगर इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट किया, इंटरनेट का एडवर्टाइजमेंट अक्रॉस इंडिया देखा जाएगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई अक्रॉस इंडिया बनेगा, वैल्यू अपॉर्शनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने मुझे बोला एडवर्टाइजमेंट कर दे एसएमएस के थ्रू, तो सर टेलीकॉम मैंने अगर 3 स्टेट्स में किए हैं तो सर 3 स्टेट के टेलीकॉम सब्सक्राइबर जो है जो
बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लास्ट क्वार्टर का जो फिगर्स है उसके हिसाब से आपको अपोर्शन कर देना पड़ेगा। सर समझ लीजिए, ये जो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं, ये जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअरशिप डिटेल दो स्टेट के कंबाइन करके अगर मुझे मिल गए हैं तो एक काम करना, उसको फर्दर डिवीजन कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 13 में। मैंने आपको अभी तक क्या बोला? मैंने आपको सेक्शन नंबर प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन नंबर 11 पढ़ाया। सेक्शन नंबर 11 इंपोर्ट का केस में इंपोर्टर का लोकेशन बोला, एक्सपोर्ट का केस में लोकेशन आउटसाइड इंडिया बोला। सेक्शन नंबर 10 में सेक्शन नंबर 10(1)(a) बोला मूवमेंट अगर है तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है। बी बोला बिल्ड टू शिप टू के मॉडल में आपको लेना है, बिल्ड टू शिप टू में क्या करोगे? बिल्ड टू शिप टू में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पार्टी लीजिएगा। सेक्शन नंबर 10(1)(c) बोला कि सर अगर मूवमेंट नहीं है तो उस केस में जहां डिलीवरी दिया गुड्स का वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 10(1)(d) बोला अगर इंस्टॉलेशन और असेंबली का मामला है प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली लेना। ई बोला गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अगर है तो जहां गुड्स टेकन ऑन बोर्ड वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेक्शन नंबर 12 में आए, सेक्शन नंबर 12(1) बोला लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में ही, तो प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर आपको सेक्शन नंबर 12 निकालना है। सेक्शन नंबर 12(2) बोला जनरल रूल लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन होता है, वो नहीं है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड या फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस लेना पड़ेगा। यस सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन का केस में एड्रेस ऑन रिकॉर्ड लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। सेक्शन नंबर 12(3) बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस में इन प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर 12(4) आरसीबी फेल्ड पैथेटिकली का केस में पूप लेना पड़ता है प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12(5) बोला ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल रजिस्टर्ड पर्सन लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन या फिर पूप ले लेना। सेक्शन नंबर 12(6) एडमिशन टू एन इवेंट का केस में प्लेस ऑफ इवेंट लेना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 12(7) ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट का केस में ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट का केस में हमेशा याद रखिएगा लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन तो प्लेस ऑफ इवेंट। यस सर। सेक्शन नंबर 12(8) बोला गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। सेक्शन नंबर 12(9) बोला पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। दोनों ही केस में लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का केस में हमेशा याद रखिएगा सर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो जहां पे उठाया, जहां से गुड्स उठाया, और सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का केस में जहां से कूदा, ठीक है सर, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन। सर सर्विसेज ऑन बोर्ड का केस में फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट लीजिएगा। सेक्शन नंबर 12(11) का केस में टेलीकॉम सर्विसेज आपको ऑलरेडी बता दिया है सर। सेक्शन नंबर 12(12) का केस में फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग का केस में एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, अगर ये नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। सेक्शन नंबर 12(13) सर इंश्योरेंस सर्विसेज का केस में हमेशा याद रखिएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर वो नहीं है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद सेक्शन नंबर 12(14) आता है जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट की बात करता है, जिसमें मैंने आपको रूल नंबर 3 पढ़ाया। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 13 में एवरीवन। सेक्शन नंबर 13 बात करता है, सेक्शन नंबर 13(1) आया जो बोला अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एनीवन इज आउटसाइड इंडिया तो हम लगाएंगे सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 पढ़ते समय एक चीज का याद रखिएगा, आपको बहुत सारे केसेस में देखने को मिलेगा कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो रहा है या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जब आप सेक्शन नंबर 13 लगा रहे हो अगर इंडिया में आ गया तो वो होगा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इज द सप्लाई, अगर बिजनेस एंटिटी है तो जीएसटी आरसीएम में देगा, नॉन बिजनेस एंटिटी के लिए एग्जम्प्ट है, याद रखिएगा। सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत जरूरी है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बोलता है एक्सपोर्टेशन ऑफ सर्विस होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर is in India, location of recipient is outside India, place of supply is also outside India। बेसिकली सेक्शन नंबर 13 लगा के प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के बाहर आ गया। आपको मिला है फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी या आईएनआर मिला है अगर नेपाल एंड भूटान का केस है, बेसिकली जहां पे आरबीआई परमिट करता है। एंड सर अगर आप देखोगे लोकेशन ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। अगर आपको मिल रहा है फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी या
जहां परमिटेड है आपको आईएनआर मिल रहा है, एंड यू बोथ आर नॉट मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे। तो चलिए डिटरमाइन करते हैं, कैसे करेंगे डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सेक्शन नंबर 13 दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 13(1) बोलता है लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एनी वन इज आउटसाइड इंडिया, तो आपको सेक्शन नंबर 13 लगाना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 13(2) रेसिडुअल रूल है। रेसिडुअल रूल बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस लीजिएगा। सेक्शन नंबर 13(3) परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज का बात करता है। याद रखिएगा यहां पे कोई भी परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस हो तो आपको सेक्शन नंबर 13 लगाना है, 13(3) लगाना है। सर चलिए सेक्शन नंबर 13(3) बोलता है अगर सर्विसेज सप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स को अगर फिजिकली अवेलेबल कराया गया था तो जहां आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस किया वो प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 13(3) के साथ एक प्रोवाइजो है जो बोलता है अगर आपने परफॉर्मेंस किया रिमोटली तो जहां गुड्स थे, जब आपने रिमोटली काम कर दिया जहां गुड्स थे, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेक्शन नंबर 13(3) का और एक प्रोवाइजो है जो बोलता है अगर गुड्स इंडिया में आए हैं समझ लीजिए अगर गुड्स इंडिया में आए हैं या गुड्स गए हैं फॉर रिपेयर ट्रीटमेंट और प्रोसेस RTP, उसमें हमेशा आपको याद रखना है रिपेयर ट्रीटमेंट और प्रोसेस के लिए अगर गुड्स समझ लीजिए इंडिया में आए, रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस हुआ, उसके बाद री एक्सपोर्ट कर दिया विदाउट पुटिंग इनटू यूज इन इंडिया, without them being put to use in India, unless that put to use in India is mandatory, उसके अलावा आपको इंडिया में उसको यूज में नहीं लाना है। मतलब समझ लीजिए रिपेयर किया और आपको उसको पुट टू यूज इन इंडिया कुछ दिनों के लिए करना था चेक करने के लिए, वो ठीक है, अदरवाइज आपको पुट टू यूज इन इंडिया नहीं करना है। अगर वो आया रिपेयर ट्रीटमेंट और प्रोसेस के लिए और री एक्सपोर्ट हो गया, जनरल रूल लगेगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। हमेशा याद रखिएगा परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस गुड्स के लिए दिया है, प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर रिमोटली प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर रिमोटली आपने कोई गुड्स पे सर्विस किया है तो हमेशा याद रखिएगा लोकेशन ऑफ गुड्स, जब रिमोट लोकेशन से आपने सर्विस दिया जहां पे गुड्स थे वो प्लेस ऑफ सप्लाई। सर समझ लीजिए अगर गुड्स टेम्परेरी रिपेयर ट्रीटमेंट और प्रोसेस के लिए आए हैं तो याद रखिएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में आपको याद रखना है अगर आपने परफॉर्मेंस किया इंडिविजुअल के ऊपर, जो उसका हेयर कट दिया, इंडिविजुअल का फिजिकल प्रेजेंस चाहिए था, प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेक्शन नंबर 13(4) बोलता है अगर आपने सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया है, डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या सर्विसेज बाय एक्सपर्ट और रियल एस्टेट एजेंट, या सर अकोमोडेशन सर्विसेज है इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, या राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विसेज आपने दिया है, आर्किटेक्ट इंटीरियर डेकोरेटर का सर्विस, हमेशा याद रखिएगा लोकेशन और इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटेंडेड लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेक्शन नंबर 13(5) बोलता है एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट और उसका एंसिलरी सर्विसेज के लिए हमेशा प्लेस ऑफ द इवेंट प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेक्शन नंबर 13(6) बोलता है सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी या परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस या एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट। सेक्शन नंबर 13(3), 4, 5 का सर्विसेज अगर मल्टीपल लोकेशंस में आपने दिया है और एक लोकेशन इंडिया में आ गया तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी दैट इज इंडिया बन जाएगा। हमेशा याद रखिएगा मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया, मैंने बोला सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13(1) बोला लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एनी वन इज आउटसाइड इंडिया, तो सेक्शन नंबर 13 लगेगा। सेक्शन नंबर 13(2) बोला जनरल रूल या रेसिडुअल रूल बोलता है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस लीजिएगा, अगर वो नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। सेक्शन नंबर 13(3) बोलता है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस गुड, आपको याद रखना है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के लिए अगर गुड्स रिलेटेड है या इंडिविजुअल रिलेटेड, गुड्स पे अगर परफॉर्मेंस हुआ है प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अगर रिमोटली दिया है तो लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम व्हेन द रिमोटली द सर्विस वाज प्रोवाइडेड। सर समझ लीजिए अगर रिपेयर ट्रीटमेंट और प्रोसेस के लिए कुछ गुड्स आए, रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद इंडिया के बाहर वापस चले गए, तो सर उस केस में आपको याद रखना है री एक्सपोर्टेड, तो सर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जनरल रूल लगेगा। इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विस एक्चुअल परफॉर्मेंस लेना है। 13(4) इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस आपको हमेशा याद रखना है लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या इंटेंडेड लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर 13(5) बोलता है कि सर अगर एडमिशन टू एन इवेंट या ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट रिलेटेड सर्विस है, प्लेस ऑफ द इवेंट आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। यस सर प्लेस ऑफ इवेंट प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब सुनिए 13(3) जो बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस या
इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस, या 13.4 या 13.5 सेक्शन नंबर 13.3 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, 13.4 इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस, 13.5 ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट और एडमिशन रिलेटेड सर्विस अगर मल्टीपल लोकेशंस में दिए गए आपके थ्रू और एक लोकेशन इंडिया में पड़ गया तो सेक्शन नंबर 13.6 बोलता है पूरा का पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में आ जाएगा। समझ लीजिए आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज दिया और या फिर सेक्शन नंबर 13.3 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस या एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट रिलेटेड सर्विस दिया और इंडिया में मल्टीपल स्टेट्स में दिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो मल्टीपल स्टेट्स में हो जाएगा। सर वैल्यू कैसे अपोर्शन करेंगे? अगर आपने सेपरेट कलेक्ट किया है सेपरेट स्टेट्स के लिए तो सेपरेट सेपरेट प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग अलग हो गया। सर अगर आपने सेपरेट सेपरेट वैल्यू ऑफ सप्लाई कलेक्ट नहीं किया अलग अलग स्टेट्स के लिए तो सर इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे या फिर रूल लगाएंगे। रूल नंबर 7 बोलता है अगर आपने परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस किया, समझ लीजिए इंडिया के बाहर से कोई मशीन आया उसका टेस्टिंग आपने किया है और सर सिंगल मशीन का टेस्टिंग 2 स्टेट में हुआ है और सिंगल अमाउंट आपने कलेक्ट किया है, प्लेस ऑफ सप्लाई तो 2 स्टेट में है, वैल्यू को कैसे अपोर्शन करोगे? आपको वैल्यू अपोर्शन करना है 2 स्टेट में हुआ सिंगल मशीन का परफॉर्मेंस 2 स्टेट में टेस्टिंग हुआ है 1:1 के रेशियो में अपोर्शन कर देना वैल्यू को। समझ लीजिए 2 मशीन आया इंडिया में, एक मशीन का आपने टेस्टिंग किया दिल्ली में, एक मशीन का आपने टेस्टिंग किया वेस्ट बंगाल में, एक अमाउंट कलेक्ट किया है तो उस अमाउंट को कैसे अपोर्शन करोगे? मशीन के इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से अपोर्शन कर देना। उसके बाद रूल नंबर 7 बोलता है इंडिविजुअल को अगर आपने परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस दिया है, समझ लीजिए इंडिया के बाहर से विल स्मिथ आया उसका आपने हेयर कटिंग कर दिया, गोवा में 2 दिन किया और सर गोवा हेयर कटिंग क्या रोज कराएगा? नहीं बाबा, समझ लीजिए ब्यूटी ट्रीटमेंट किया 2 दिन गोवा में किया 3 दिन महाराष्ट्र में किया, गैप लगा देना 2:3 के रेशियो में वैल्यू को अपोर्शन कर देना दोनों स्टेट के बीच में। रूल नंबर 8 बोलता है अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस दिया है मल्टीपल स्टेट्स में दे दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई मल्टीपल स्टेट में है, अपोर्शनमेंट कैसे करोगे? रूल नंबर 8 बोलता है रूल नंबर 4 मुटाटिस मुटेंडिस एप्लीकेबल होगा। रूल नंबर 4 बोलता है एज पर द number of nights A and D, area, number of nights and declaration by the service provider के बेसिस पे आपको कर देना है अपोर्शनमेंट। उसके बाद एडमिशन टू एन इवेंट और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट अगर आपने मल्टीपल स्टेट्स इन इंडिया में दिया है सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई मल्टीपल स्टेट में हो गया, वैल्यू अपोर्शनमेंट कैसे होगा? रूल नंबर 5 मुटाटिस मुटेंडिस एप्लीकेबल होगा। रूल नंबर 5 बोलता है गैप लगाइए, बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको लगाना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 12.8 बोलता है सर अगर आपने सर्विसेज दिया है बाय द बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी टू द अकाउंट होल्डर या कोई इंटरमीडिएट सर्विसेज है या हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग यॉट अप टू ए पीरियड ऑफ 1 मंथ एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल का हायरिंग, एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल का हायरिंग, अगर हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इंक्लूडिंग यॉट अप टू 1 मंथ, हमेशा याद रखिएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ठीक है सर, एक बात बताइए अगर बैंकिंग कंपनी ने अकाउंट होल्डर को नहीं दिया किसी और को सर्विसेज दिया है तो जनरल रूल लगेगा। सर अगर हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट और वेसल का हो रहा है तो सर जनरल रूल लगेगा। हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ग्रेटर देन 1 मंथ हो रहा है क्योंकि अप टू 1 मंथ के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस लगता है, अगर मोर देन 1 मंथ हो रहा है तो सर जनरल रूल लगेगा, हमेशा याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 13.9 बोलता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस में एक्सक्लूडिंग मेल एंड कोरियर। अगर सर सेक्शन नंबर 12 आप पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 12.8 में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में इंक्लूडिंग मेल एंड कोरियर के लिए हमेशा बोला गया था रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन आपको देखना है, अनरजिस्टर्ड पर्सन का केस में हैंड ओवर is becoming the place of supply। लेकिन सर अगर सेक्शन नंबर 12.9 की बात करोगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग मेल एंड कोरियर का केस में, मेल एंड कोरियर में जनरल रूल्स, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में हमेशा डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। यहां एक सर्कुलर है जो बोलता है अगर सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज दिया गया, अगर डोमेस्टिक कस्टमर को दिया जाएगा तो सर याद रखिएगा सेक्शन नंबर 12.8 एप्लीकेबल होगा जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, सेक्शन नंबर 12.8 एप्लीकेबल होगा। ऑल्दो ये टैक्सेबल था लेकिन इसको एग्जाम किया गया है अंडर सेक्शन नंबर 19C एंट्री नंबर 19C ऑफ योर एग्जाम्शन नोटिफिकेशन 12/2017 में इसको एग्जाम किया गया है। सर अगर इंटरनेशनल कस्टमर को दिया तो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज इंटरनेशनल कस्टमर को अगर दिया है, आपको ध्यान रखना है सप्लायर आप इंडिया में हो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये इंडिया में है, नासा को सर्विस दे रहे हैं, सप्लाईज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। कहां जा रहा है सैटेलाइट? इंडिया के बाहर जा रहा है, आउटसाइड स्पेस में जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया,
सर बन गया इंटरस्टेट, आईजीएसटी आएगा, लेकिन फिर आईजीएसटी नहीं आएगा क्योंकि एग्जम्प्ट है। सप्लाई इज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। अगर आपको फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी मिल गया, इवन दो एग्जाम सप्लाई है, इस पे आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिल जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस डोमेस्टिक कस्टमर is exempted, international customer if it falls within the requirement of section number 2 clause 6. Supplies in India, recipient is outside India, place of supply is outside India, आपको मिला फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी और आप दोनों mere establishment of distinct person नहीं हो, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा, जीरो रेट का बेनिफिट मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 12-10 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन लिया जाएगा, जहां आप कूदे बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 11 बोलता है अगर सर्विसेज ऑन बोर्ड दिया गया, याद रखिएगा गुड्स ऑन बोर्ड, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड। सेक्शन नंबर 12-10 में हमने पढ़ा था गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड का केस में where they are taken on board, लेकिन सर्विसेज का केस में सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑलवेज फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट लिया जाएगा। सेक्शन नंबर 12-10 बोलता है अगर ओआईडीआर सर्विस, सेक्शन नंबर 13-11 बोला सर्विसेज ऑन बोर्ड इज ऑलवेज टेकन फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट, अगर सर्विसेज ऑन बोर्ड है फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट लिया जाएगा। ओआईडीआर सर्विसेज के हम हमेशा याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 13-12 डील करता है ओआईडीआर सर्विसेज के लिए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस लिया जाएगा। सेक्शन नंबर 13 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई एनी सर्विसेज के लिए जहां डबल टैक्सेशन या मल्टी नॉन टैक्सेशन हो रहा है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसी जगह को बोलेगा जहां उस सर्विसेज का इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट हो रहा है। और गवर्नमेंट ने इस पावर को यूज करते हुए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो आर&डी सर्विसेज दी जाती थी, उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। याद रखिएगा, आर&डी सर्विस विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। और एक बात गवर्नमेंट में बोला, अगर मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विसेज MRO सर्विसेज दिए गए विद रिस्पेक्ट टू शिप एयरक्राफ्ट अदर वेसल देयर इंजन कंपोनेंट एक्सेट्रा, जो बेसिकली एक बंदे ने अपने बिजनेस के दौरान लिए हैं, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। सिंपल बोलूं, MRO सर्विस विथ रिस्पेक्ट टू शिप एंड एयरक्राफ्ट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, R&D सर्विस विथ रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जस्ट बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 13। अब सुनिए, यहां पे कुछ सर्कुलर्स है, आपको याद रखना है। मैंने आपको बोला था अगर रिपेयर ट्रीटमेंट या प्रोसेस के लिए कुछ आया है, हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई जनरल रूल लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होता है। एक सर्कुलर आया था विद रेस्पेक्ट टू अनपॉलिश डायमंड, अगर अनपॉलिश डायमंड इंडिया में आते हैं, पॉलिशिंग वगैरह करके उनको इंडिया के बाहर भेज दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा प्लेस ऑफ सप्लाई जनरल रूल लगेगा। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज सेक्शन नंबर 13(3)(a) नहीं लगेगा, उसमें लगेगा जनरल रूल 13(2) जो बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, हमेशा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सर सेक्शन और एक सर्कुलर आया था कि एक बंदे को, समझ लीजिए मुझे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए एप्पल ने बोला इंडिया में, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के साथ साथ बोला कि आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट भी कर देना, और उन्होंने मुझे एक हार्डवेयर किट दिया जिसमें मुझे सॉफ्टवेयर बना के टेस्ट करना था। मेरा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग प्रिंसिपल है, टेस्टिंग एंसिलरी है, एंड हेंस गवर्नमेंट ने बोला यहां पे प्रिंसिपल सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई लगेगा। मैंने प्रिंसिपली सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दिया है और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर जनरल रूल डिटरमाइन होगा। एंसिलरी सप्लाई का भी प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर जनरल रूल जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग था, जनरल रूल लगेगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। एप्पल यूएस में है, लोकेशन ऑफ सप्लाईज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, जनरल रूल लगाते हुए जो मैंने सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग विद टेस्टिंग का सर्विसेज दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आएगा। अगर मुझे फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी मिला, और हम दोनों तो मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, मेरा सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा एक छोटा सा सर्कुलर है यहां पे, कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज, हमेशा याद रखिएगा कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज कभी भी सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता। जनरल रूल लगता है अगर
सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, सेक्शन नंबर 12 अगर सप्लायर या रिसिपिएंट एनी वन इज आउटसाइड इंडिया तो सेक्शन नंबर 13(2) का रूल लगता है, जनरल रूल। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 12(2) बोलता है लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड और लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। सेक्शन नंबर 13(2) का जनरल रूल बोलता है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस वो नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस ले लीजिएगा। मेरे को लगता है प्लेस ऑफ सप्लाई ए ग्रेडेड चैप्टर 4 से 6 मार्क मिनिमम एग्जाम में पूछ लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, मेरे को 2 डेफिनेशन लगता है आपको याद रखना चाहिए। पहला बात, सेक्शन नंबर 13 का केस में मैंने आपको बोला इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का डेफिनेशन क्या होता है, सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन इंडिया, वो हमेशा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस होगा। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इज ए सप्लाई कैसा, इंटरस्टेट सप्लाई, आईजीएसटी आएगा, बिजनेस एंटिटी अंडर आरसीएम देता है टैक्स। यस सर, पॉइंट क्लियर है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन याद रखिएगा, एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, लोकेशन ऑफ सप्लाईज इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, आपको मिल रहा है फॉरेन कन्वर्टिबल करेंसी, पेमेंट इज रिसीव्ड इन फॉरेन कन्वर्टिबल करेंसी और वेर एवर परमिटेड इन in INR and you both are not mere establishment of distinct person, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। एंड सर याद रखिएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का केस में सेक्शन नंबर 16 जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट देता है। सर या तो एलयूटी दे दो, आईटीसी का रिफंड ले लो, या आईजीएसटी पे कर दो और आईजीएसटी का रिफंड ले लो। राइट सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरा कंप्लीट रिवीजन विथ रेस्पेक्ट टू द ए ग्रेडेड चैप्टर क्लोज होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल, डन।